दोस्तों नमस्कार। हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत आज पहुँचे हैं आला हज़रत अस्पताल और डॉक्टर साहब आफ्ताब साहब को आप देख रहे होंगे। मेडिसिन में आपने पढ़ाई की है और आपकी सेहत के लिए कुछ ज़रूरी सुझाव, ज़रूरी सवाल लेकर हम उनके पास आए हैं। ख़ास तौर से आपके दिल की दिक्कतें, क्या खान पान हो, कैसे खान पान हो, दिल के मर्ज से बचे रहें, अगर दिल की बीमारी अगर हो भी जाए तो किस तरीके से गुणवत्तापूर्वक जीवन हम जी सकते हैं, इन सब मुद्दों पर बात करते हैं डॉक्टर आफ्ताब साहब से। गौर से सुनिए उनकी बात। हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोग अनाप शनाप दवाइयाँ मेडिकल स्टोर से ख़रीद लेते हैं, झोला छाप डॉक्टर की सलाह से ख़रीद ली, अपने मन से ख़रीद ली, गले में खराश आई उन्हें एर्थोमाइसिन खरीद लो, अन्य एंटीबायोटिक इस तरीके से खा लेते हैं। क्या इससे कुछ फ़ायदा और नुकसान क्या हो सकता है डॉक्टर आफ्ताब साहब? सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा संजीव जी कि आप मेरे इंटरव्यू के लिए आए। एंटीबायोटिक जो है वो जनरली हम लोग इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे कारण हैं जो हमारी बॉडी में बुखार है और चीज़ें शरीर में कमज़ोरी पैदा करते हैं, वो इन्फेक्शन की वजह से नहीं होते हैं, तो उनमें एंटीबायोटिक का यूज नहीं होता है। जैसे वायरल इन्फेक्शन है, काफ़ी कॉमन है। वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का इतना यूज नहीं है, लेकिन लोग यूज करते हैं लंबे टाइम तक। जब लंबे टाइम तक एंटीबायोटिक यूज करते हैं तो आपका गट बैक्टीरिया है इंटेस्टाइन में, जो आपके आंतों में जो खाने को पचाने में मदद करते हैं, वो बैक्टीरिया मरने लगते हैं, जिससे क्या है आंतों में परेशानियां स्टार्ट हो जाती हैं, खाना पचने में दिक्कत और भी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। साथ में जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो भी शरीर की कम होती है। अगर आप एंटीबायोटिक लें तो अपने डॉक्टर से सलाह लेके लें। इसका कारण ये है कि वो जांच करवा के या प्रॉपरली देख के कि ये किसकी वजह से है, कारण देख के कि कारण अगर है एंटीबायोटिक यूज करने का या बैक्टीरिया की वजह से है कोई इन्फेक्शन, तो उसमें एंटीबायोटिक यूज होना चाहिए। तो इसे कहते हैं एंटीबॉडी, वो एंटीबायोटिक्स स्टेवर्ड प्रोग्राम इसे कहते हैं कि आप सेलेक्ट करिए कि किस बीमारी में कौन सी दवा चलना है, कौन सी एंटीबायोटिक चलना है। ये स्टेवर्ड प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में, एंड नहीं तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगा। हमारी जितनी भी दवाएं हैं एंटीबायोटिक, वो आगे फ्यूचर में काम नहीं करेंगी। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। थैंक डॉक्टर साहब, आजकल लाइफ स्टाइल बदल रहा है, लोग घंटों काम कर रहे हैं कंप्यूटर लैपटॉप पे, फिजिकल एक्टिविटी का टाइम नहीं मिल रहा है, फिर हरी भरी करी मतलब चिकना तला ये सब खा रहे हैं, टेंशन में हैं। क्या इससे दिल पर कुछ असर पड़ सकता है डॉक्टर हसन साहब? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं कि लाइफ स्टाइल चेंजेस की वजह से, लाइफ स्टाइल चेंज की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। जैसे हाइपरटेंशन हो रहा है, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, दूसरा आपका कोलेस्ट्रॉल डिरेंजमेंट हो जाना, लिपिड प्रोफाइल डिरेंज जिसे कहते हैं हम लोग। फिर इसके बाद आपका आता है जो बहुत कॉमन हो रहा है आजकल, डायबिटीज़ मेलाइटस जिसे कहते हैं। ये बीमारियां हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन हो रही हैं। इसकी वजह है लाइफ स्टाइल चेंजेस। तो हम अपने जो लाइफ स्टाइल हम लोगों ने एक्वायर किया है आजकल की लाइफ में, उसे हमें बदलना होगा अगर हमें फिट रहना है, हेल्दी रहना है। जैसे हमें अगर अपने बीपी को कंट्रोल रखना है, या बीपी जिन लोगों में नहीं हुआ है वो आगे ना हो उन्हें, तो हमें डैश डाइट्स यूज करना पड़ेगी। डैश डाइट होती है वो डाइट जो हाइपरटेंशन को कंट्रोल प्रिवेंशन के लिए यूज होती है। उस डाइट में हम लोग लो साल्ट मतलब नमक कम यूज करते हैं। हम लोगों को सलाद ज़्यादा खाने की सलाह देते हैं उस डाइट में। दूसरी बात क्या है कि उसमें रेगुलर एक्सरसाइज की हम एडवाइस करते हैं कि वो हर दिन कम से कम 20 मिनट पैदल चलें। तो इससे क्या है, और जो आजकल वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो स्ट्रेस को कम से कम करें। स्ट्रेस होगा आजकल की लाइफ में, जिस तरह की है लाइफ उसमें स्ट्रेस होगा, लेकिन हमें अब मेथड तरीके जानने होंगे कि उस स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करें, कैसे मैनेज करें। ये बहुत ज़रूरी है आजकल की लाइफ में। और जिन लोगों को शुगर की दिक्कत होने वाली है या हो गई है, उन लोगों को अपनी डाइट बहुत अच्छे से कंट्रोल रखना है। उन लोगों को मीठी चीज़ें जो हैं अवॉइड करनी है, और जो चीज़
जैसे राइस है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना है, बैलेंस डाइट लेना है उसके लिए, जिससे उनकी शुगर जो है कंट्रोल में रहे। अगर शुगर कंट्रोल नहीं रहेगी, बीपी कंट्रोल नहीं रहेगा, तो ये आपके हार्ट को भी नुकसान पहुंचाएगा, गुर्दों को भी नुकसान पहुंचाएगा, आपके दिमाग को भी नुकसान पहुंचाएगा, जिसके बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, या आपके ब्रेन के स्ट्रोक हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, किडनी की दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन बीमारियों से प्रिवेंशन किया जाए, इन बीमारियों को रोका जाए। डॉक्टर साहब, कभी कभी चेस्ट में पेन उठता है, हम लोग सोचते हैं मस्कुलर पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, पसीना भी आने लगता है, फिर एकदम घबराहट होने लगती है। क्या माना जाए कि हार्ट अटैक हो गया या हो रहा है, क्या हो? हार्ट अटैक पहले इतना कॉमन नहीं था, लेकिन आजकल हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, और यंग लोगों में भी, जिसे यंग मायोकार्डियल इन्फार्क्ट की जिसे कहते हैं हार्ट अटैक। तो इसमें ये है, अगर किसी भी पर्सन को चेस्ट पेन हो रहा है, साथ में घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, ठंडे पसीने आ रहे हैं उसे, और चक्कर भी आ रहा है उसको, और वो दर्द जो है उल्टे हाथ में पता चल रहा है बहुत ज़्यादा साथ में, तो उसे डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, ईसीजी ज़रूर करवाना चाहिए, चाहे वो किसी उम्र का हो। डॉक्टर साहब, अगर मान लो हम हाई ब्लड प्रेशर के भी शिकार हैं और दिल की दवाइयाँ भी खा रहे हैं, तो उन लोगों को प्रिकॉशन देना चाहेंगे? कोहरे में लोग टहलने निकल जाते हैं अंधेरे में, सुबह दिन निकलते ही, ठंड में शाम को टहल रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल, उनके खान पान, उनकी दवा का मैनेजमेंट, कुछ और सलाह देना चाहेंगे जो घोषित तौर से दिल के मरीज हैं उनके लिए? जी जी, देखिए, जाड़ों में हमारे शरीर में जो हमारे शरीर की मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ती हैं, मांसपेशियों के साथ साथ जिन नलियों में खून बहता है वो भी सिकुड़ती हैं। तो जाड़ों में बीपी बढ़ जाता है, जिसे हम लोग विंटर हाइपरटेंशन कहते हैं। ये बीपी काफ़ी लोगों में देखा गया है कि काफ़ी हद तक एक नॉर्मल लिमिट में रहने वाले लोगों में भी काफ़ी बढ़ जाता है जाड़ों में। तो जिन लोगों को हार्ट की दिक्कत है, जिन लोगों को गुर्दे की दिक्कत है, जिन लोगों का बीपी है, शुगर है, उन लोगों को रेगुलर बीपी चेक करवाना चाहिए अपना, और उन लोगों को जाड़े में अच्छे से कपड़े पहन के निकलना चाहिए, और सिंपल कपड़ों में ऐसे शर्ट पहन के नहीं निकलना चाहिए। ये देखा गया है कई बार कि लोग जो हैं जिन्हें बीपी की दिक्कत रहती है या शुगर की दिक्कत रहती है, वो जाड़ों में ऐसे ही निकल जाते हैं। तो ये देखा गया है कि उन्हें चेस्ट पेन या कुछ लोगों में हार्ट अटैक के होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। अपना बहुत ध्यान रखिए इन सब चीज़ों को लेकर। डॉक्टर साहब, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी और एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ये सब चीज़ें क्या हैं? कुछ मुख्तसर में बताना चाहेंगे संक्षेप में? ईसीजी एक हमारी जो मेडिकल लाइन है उसमें बहुत सस्ता और बहुत मुफीद हार्ट की जांच है। ईसीजी आजकल सब जगह एक मशीन होती है, जिस मशीन पे हमारे दिल की धड़कनों का एक ग्राफ बनता है। उस ग्राफ को हम देख के ये देख सकते हैं कि हार्ट में दिक्कत क्या है। काफ़ी ये देखा गया है कि हार्ट अटैक के मरीजों में ईसीजी बहुत कारगर है। हार्ट अटैक अगर किसी को लग रहा है या चेस्ट पेन लग रहा है तो उसे ईसीजी कराना चाहिए। ईसीजी बहुत एक्यूरेट डायग्नोसिस बताता है कि आगे इस पेशेंट का क्या कराना चाहिए। अगर हमें ईसीजी में लगता है कि ईसीजी में साफ साफ कभी कभी कुछ पेशेंट का हार्ट अटैक का दिखता है कि हार्ट अटैक है, तो उसे हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेज सकते हैं। और अगर डाउट लग रहा है तो उसका हम डाउट वाले केसेस में हम 2D इको कराते हैं। और 2D इको में अगर कुछ आता है कि इसे हार्ट की दिक्कत लग रही है उनको, तो इस केस में हम लोग आगे पेशेंट की हार्ट की जो नलियां हैं, दिल की जो नलियां हैं, उनकी जांच करके देखते हैं। वो दिल की जांच जिससे करते हैं, जांच करने को हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं। दिल की नलियों के अंदर हम लोग एक छोटा सा पाइप डाल के उस नलियाँ कितनी ब्लॉक हैं, कितनी खुली हैं, वो सब देखते हैं। इसे हम एंजियोग्राफी कहते हैं। और 2D इको एक हार्ट का अल्ट्रासाउंड है। अगर ईसीजी में कोई दिक्कत है या हार्ट में कोई दिक्कत हो रही है तो 2D इको कराया जाता है। ट्रेडमिल टेस्ट के माध्यम से भी शायद दौड़ा के दिल की ताकत का अंदाज़ा लगाया जाता है। तमाम तरीके की जांचें हैं। डॉक्टर साहब, आखिर में मेरे दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए कुछ नसीहत, कुछ सलाह, कुछ सजेशन देना चाहेंगे कम शब्दों में?
सजेशन यही है कि आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये लाइन ध्यान रखिए। आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपका परिवार बहुत महत्वपूर्ण है, अपना बहुत ध्यान रखिए, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिए। जान है तो जहान है, ये कहावत हमेशा वैलिड रहती है, आज भी वैलिड है। और अपने प्रिकॉशन के साथ रहिए। एंटीबायोटिक जो है वो डॉक्टर की सलाह से ही लें, क्योंकि ये आपको आगे रेजिस्टेंट डेवलप हो गया तो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, ये इसके नुकसान काफ़ी हैं। तो अपना बहुत ध्यान रखें। अपने अगर आपको बीपी, हाइपरटेंशन, शुगर है तो इनको कंट्रोल करके रहें, जिससे आगे के कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकें। अगर फिर से दोबारा कहूँगा, आप बहुत महत्वपूर्ण है, अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। बस आखिर में एक बात, आपका सफ़रनामा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई कहाँ से की थी, आपने मेडिकल के लिए कौन से कॉलेज में ज्वाइन कब किया था, कब पास आउट हैं, और ये आला हज़रत अस्पताल में कब आप सेवाएं दे रहे हैं, कब से डॉक्टर साहब? मैंने हाई स्कूल जो किया है वो इस्लामिया इंटर कॉलेज बरेली से किया है। इसके बाद मैंने मनोहर भूषण इंटर कॉलेज से इंटर किया था, 12th किया। इसके बाद मैंने MBBS जो है BK पाटिल मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र से MBBS किया। फिर इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से भुवनेश्वर से मैंने MD किया जी। इसके बाद मैंने सीनियर रेसिडेंसी, जैसे एसआरशिप कहते हैं, वो मैंने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली से किया। इसके बाद अभी मैं लगभग 3 साल से आला हज़रत हॉस्पिटल में एज ए मेडिसिन कंसल्टेंट कार्य कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी